तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी स्क्रीन को शेयर कर। स्लाइड दिख रहा है सबको? यस सर। डियर यहाँ पे दो बातें हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। इस दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल पेमेंट भी हो सकता है और कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है, रेवेन्यू पेमेंट भी हो सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है। डियर एक बार प्लीज। चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? यस सर। तो डियर दो बातें हैं। अगर चैप्टर का नाम हम देखें तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। तो आई थिंक कैपिटल में भी पेमेंट है और रिसिप्ट है, और रेवेन्यू में भी क्या है, पेमेंट है, रिसिप्ट है। अब किसको कहेंगे कैपिटल पेमेंट है और कैपिटल रिसिप्ट है और रेवेन्यू पेमेंट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है? ये बहुत सारे चीज पे डिपेंड करता है। हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे समझेंगे कि ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है। वो बिजनेस पे भी डिपेंड करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, आगे डिस्कस करेंगे। बिजनेस पर कैसे डिपेंड करेगा सर, उसका एक एग्जांपल दीजिए। तो डियर अगर मान लेते हैं कि हम लोग का फर्नीचर का शॉप है, हम लोग का फर्नीचर का शॉप है। अगर फर्नीचर परचेज करके लाते हैं तो वो अपने लिए कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू सर। रेवेन्यू होगा डियर। क्यों होगा रेवेन्यू? क्योंकि वो रेकरिंग इन नेचर है और बार बार हम लोग उसका बिजनेस ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि फर्नीचर हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर हमारे लिए कहाँ जाएगा, परचेज में जाएगा एंड स्टॉक में जाएगा। तो वो किस नेचर का है, रेवेन्यू इन नेचर का है। अगर वही दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो किसी और चीज का काम करती है, जैसे हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम अगर फर्नीचर करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसमें को कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में। रेवेन्यू को हमेशा हम लोग शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में भी कर सकते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में। एक्सपेंडिचर को एसेट साइड में एंड इनकम को लाइबिलिटी साइड में। ठीक है भैया? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये छोटा सा फर्नीचर वाला एग्जाम्पल था, और भी बड़े सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे। ये बिजनेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा कैपिटल में जाएगा, कौन सा रेवेन्यू में जाएगा, और भी बड़े सारे बातें हैं। तो आराम से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं और एक एक बातों को देखेंगे कि क्या हो सकता है। अलीसा स्टार्ट कीजिए। यस सर। इंट्रोडक्शन। Accounting aims in ascertaining and presenting the results of the business for an accounting period. For ascertaining the periodical business result, the nature of transactions should be analyzed whether they are of capital or revenue nature. यहाँ पे डियर कह रहा है कि जो भी अपना ट्रांजेक्शन होगा तो उसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि ये कैपिटल है या फिर रेवेन्यू है। उसको हर एक ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा, और सबको आप अलग अलग ही आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कैपिटल है या रेवेन्यू है। और बड़े सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि कैपिटल है या रेवेन्यू है। वो हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे। आगे बढ़िए। The revenue expense relates to the operations of the business of an accounting period or to the revenue earned during the period, or the item of expenditure benefit of which do not extend beyond that period. यहाँ डियर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार अलीसा आप बताएंगे क्या बोल रहा है इसमें, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे समझेंगे हम लोग? Yes sir. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को कहेंगे जो कि जिस मतलब
जो ड्यूरिंग द पीरियड हो और जिसका बेनिफिट जो है उस पीरियड के अंदर ही उसका बेनिफिट मिल जाए। ओके, मतलब एक जैसे यानी कि एक्सटेंड नहीं करे। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। आपने सही कहा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेट करेगा ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस से। जो डे टू डे का हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उससे क्या करेगा, रिलेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देते हैं सैलरी पे कर रहे हैं या रेंट दे रहे हैं, तो इसको क्या मानेंगे, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू सर। इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, क्योंकि इसका जो है बेनिफिट डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। जो कलर पोर्शन है वो ऊपर देखिएगा, डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं या फिर आप लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहे हैं, तो उसका बेनिफिट जो है अगले साल हमें नहीं मिलेगा। अगले साल अगर आप सैलरी नहीं देंगे, क्या वो एम्प्लॉय काम करेगा? क्या नहीं करेगा। अगले साल अगर रेंट नहीं देंगे तो वो प्रीमाइसेज अपने पास नहीं रहेगा। तो क्या होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जनरली उसी साल तक एग्जिस्ट करेगा। यानी कि 18-19 में आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो सिर्फ बेनिफिट कहाँ तक मिलेगा, 18-19 में है। यानी कि नट सल में कह सकते हैं जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी होता है या फिर जो जिसका भी बेनिफिट एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक एक्सटेंड नहीं करे, यानी कि एक साल से बड़ा ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ये एक डिफरेंस था। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं और बड़े सारे आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आगे पढ़िए। Capital expenditure, on the other hand, generates enduring benefit and helps in revenue generation over more than one accounting period. इस पूरे को आप लोग भी अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पे डियर कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, दूसरे हैंड में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो वो रेवेन्यू जनरेट करेगा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में। यानी कि 18-19 में अगर आप फर्नीचर परचेज करके लाते हैं तो वो एक ही साल नहीं चलेगा। वो हो सकता है, डिप्रिसिएशन में हम लोग देखे थे कि क्या होता है लाइफ एसेट्स का, तो हो सकता है कि 10 साल तक चले, 15 साल तक चले, तो उसका बेनिफिट कितने साल तक आएगा, 10 ईयर तक आएगा। तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure. ठीक है डियर, आगे पढ़िए। Yes, sir. Revenue expenses must be associated with the physical activity of the entity. Therefore, whereas production and sales generates revenue in the earning process, use of goods and services in support of those functions causes expenses to occur. यहाँ पे डियर कह रहा है रेवेन्यू एक्सपेंसेस मस्ट बी एसोसिएटेड विद फिजिकल एक्टिविटी, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये उस साल के फिजिकल एक्टिविटी के साथ एसोसिएट रहेगा। समझते हैं, देयरफॉर वेयर जैसे प्रोडक्शन करे या फिर सेल्स करे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे। और जितना भी रेवेन्यू होता है डियर ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। और जितना भी कैपिटल का पार्ट होता है उसको कहाँ ले जाएंगे आप लोग, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। आगे पढ़िए। Expenses are recognized in the profit and loss account through matching principle, which tells us when and how much of the expenses to be charged against revenue. A part of the expenditure can be capitalized only when these can be traced directly to definable streams of future benefit. फिर यहाँ पे कह रहा है कि जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसको कहाँ हम लोग ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और किस प्रिंसिपल से, आप लोग को मैं बार बार फाइनल अकाउंट में भी बताया था, मैचिंग प्रिंसिपल। सर मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो मैचिंग प्रिंसिपल में कहता है कि भैया जितना आप इनकम जिस साल बुक करते हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आप क्या करेंगे, उसी साल बुक करेंगे। वो किस कॉन्सेप्ट के आधार पे होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे, कि उसी पीरियड में आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करना है, बुक करना है। कहाँ शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर आप लोग का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट। या आप लोग अगर 11-12 में याद भी होगा तो पढ़े होंगे कि हम लोग जैसे कोई मशीनरी परचेज करके लाते थे, उससे रिलेटेड कुछ इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेज आता था या वेजेज आता था, फ्रेट आता था, उसको क्या कर लेते थे, उस मशीनरी पे कैपिटलाइज कर देते थे। तो कुछ छोटा छोटा एक्सपेंसेज ऐसा भी हो सकता है जो उस एसेट से डायरेक्टली रिलेट करे।
डायरेक्टली क्या करें, उस एसेट से आप रिलेट कर पाए उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जनरली उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होगा, तब वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से समझिएगा, बाद में मैं आप लोग को बोलूंगा इसका दोनों का डिफरेंसेज भी लिखने के लिए, सो दैट कि आप लोग अगर डिफरेंसेज लिखेंगे तो बाद में हमें इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। आगे चलिए। The distinction of transaction into revenue and capital is done for the purpose of placing them in profit and loss account or in the balance sheet. यहाँ पे डियर कह रहा है जो डिस्टिंक्शन हम कर रहे हैं ट्रांजैक्शन का कि ये रेवेन्यू है ये कैपिटल का, क्यों, इसका पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस कि अगर रेवेन्यू होगा तो इसको कहाँ हम लोग ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और कैपिटल होगा तो कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। अगर एक्सपेंडिचर होगा तो एसेट साइड में ले जाएंगे, इनकम हो कैपिटल रिसीप्ट होगा तो हम लोग लायबिलिटी में दिखाएंगे, ठीक है ना। आगे फॉर एग्जाम्पल, For example, revenue expenditures are shown in the profit and loss account as their benefit are for one accounting period, that is, in which they are incurred, while capital expenditures are placed on the asset side of the balance sheet as they will generate benefit for more than one accounting period and will be transferred to profit and loss account of the year on the basis of utilization of that benefit in particular accounting year. Hence, both capital and revenue expenditures are ultimately transferred to profit and loss account. डियर ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है जितना भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा उसको कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसको कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है डियर, वो भी अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने एक फर्नीचर परचेज किया है, हमने फर्नीचर परचेज किया था 1 लाख का, उसका लाइफ कितना है 10 ईयर। मान लीजिए कि उसका डिप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट है, 10% है। तो 1 लाख इंटू 10% कितना आ गया, 10,000। तो 10,000 हम लोग कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। तो 1 साल में 10,000 ले जाएंगे, फिर अगले साल कितना ले जाएंगे, 10,000, फिर उसके अगले साल कितना ले जाएंगे, 10,000। तो वैसे 10 साल में कितना कितना ले जाएंगे, 10,000। तो अल्टीमेटली हेंस बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दोनों एक्सपेंडिचर कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही डिफरेंस है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी साल में पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में। जैसे जैसे उसका बेनिफिट एराइज होता है वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन दोनों अल्टीमेटली कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ डियर आगे पढ़िए प्लीज। Yes, sir. Revenue expenditures are transferred to profit and loss account in the year of spending, while capital expenditures are transferred to profit and loss account of that year in which their benefits are utilized. Therefore, we can conclude that it is the time factor which is the main determinant for transferring the expenditure to profit and loss account. Also, expenses are recognized in profit and loss account through matching concept, which tells us when and how much of the expenses to be charged against revenue. However, distinction between capital and revenue creates a considerable difficulty. In many cases, border line between the two is very thin. ठीक है डियर, यहाँ पे सिंपल सा बात, सिंपल सा तो नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि जो भी हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाते हैं अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर कर देंगे उसको,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट Profit में, and loss और account. उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर कंसीडर हम लोग करते हैं। कौन सा फैक्टर? टाइम फैक्टर। Time रेवेन्यू factor. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको उसी साल में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है, इसीलिए जितने साल में उसका बेनिफिट मिलना होगा, जैसे मशीनरी के जितने साल में बेनिफिट मिलना होगा, डिप्रिसिएशन को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसको किस कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू। यानी कि जितना बेनिफिट डेराइव हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर रहा है, उतना ही क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस का। और दोनों को कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक पतला सा वेरी थिन लाइन है कि अगर उस लाइन के इस पार आ जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, उस लाइन के इस पार आ जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। उसी थिन लाइन को हमें समझना है कि आखिर वो कैसे है, कैसे हम लोग अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे केस किए हैं, तो आखिर कैसे समझे कि ये कैपिटल है और ये रेवेन्यू है। ऐसे कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी भी हम लोग को कंफ्यूजन आता है, अभी भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन नट सेल में यही था उसका कि जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, कैपिटल को कहाँ ले जाएंगे? बैलेंस शीट में ले जाएंगे, और अल्टीमेटली सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टाइम फैक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं कि बेनिफिट जितने साल में राइज होगा उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है डियर? इंट्रोडक्शन किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? Yes, sir. डियर प्रॉब्लम होगा प्लीज बताइएगा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। प्रॉब्लम है? सर ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रीड करवाऊँ सो डेट कि एक बार कॉन्फिडेंस आए। और 2-2 नंबर बहुत मैटर करेगा डियर, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है रेवेन्यू एंड कैपिटल से, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जाएंगे, ऑडिट करने जाएंगे, आर्टिकलशिप में जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन से एक्सपेंसेस को आप लोग को कैपिटलाइज करना है और किस एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। तो हम अगर हमें रेवेन्यू और कैपिटल पता नहीं रहेगा तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो वहां फिर क्या होगा? वहां फिर सीए आपको आर्टिकलशिप करने जाएंगे तो वहां कुछ पढ़ाते नहीं है, या आप जो सोचेंगे काम सिखाएंगे सर, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां सिर्फ वो डांटने के लिए बैठे रहते हैं, उनको आपसे काम लेना रहता है। ठीक है ना? तो जो सिखाते हैं वो हम ही लोग सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसे लेते हैं, आपको आर्टिकलशिप में पैसे वो देते हैं, तो इसीलिए आपसे काम लेगा। तो मैं जो यहाँ हूँ वो मेरे ऑफिस में आर्टिकलशिप करेंगे तो मैं वो वहां नहीं दिखूंगा। तो आप लोग पहले से ही एज्यूम कर लीजिएगा, बाद में दिक्कत आएगी आप लोग को। ठीक है ना? यस सर, इसलिए पास का पढ़ लेंगे। हाँ, इसीलिए। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं हेडिंग क्या है, अलीसा एक बार पढ़िएगा। Yes, sir. 4.2 Considerations in determining capital and revenue expenditure. यहाँ पे डियर कह रहा है कि कंसीडरेशन यानी किस किस पॉइंट को आप ध्यान में रखें कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करने के समय। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हम आपको जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर हम लोग परचेज किए हैं, तो आखिर क्या क्या कंसीडर करेंगे कि ये फर्नीचर कैपिटल है या रेवेन्यू है? वो बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है। जैसे डियर अब फर्नीचर कैपिटल है या रेवेन्यू है, कैसे सोचेंगे? हम लोग पहले देखेंगे कि बिजनेस बंदा करता क्या है। तो अगर मान लेते हैं कि वो फर्नीचर जो परचेज किया है वो फर्नीचर का ही बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मान लेते हैं कि वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए परचेज करके हम लोग लाए हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा फैक्टर है जिसको से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि ये रेवेन्यू है या फिर ये कैपिटल है। ये डियर आप कहेंगे तो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये इंक्लूसिव लिस्ट है, और भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और भी फैक्टर को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एक एक पॉइंट देखते हैं और उसका एग्जांपल भी देखेंगे और बड़ी आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट, Yes, sir. The basic consideration in distinction between capital and revenue expenditures are: first, nature of business. For पढ़ a लीजिए। trader dealing, yes, sir. For a trader dealing in furniture, purchase of furniture is revenue expenditure. But for any other trade, the purchase of furniture should be treated as capital expenditure and shown in the balance sheet as asset. Therefore, the nature of business is very important criteria in separating an expenditure between capital and revenue. सेम एग्जांपल दिया डियर दिया है फर्नीचर वाला कि कब उसको मानेंगे रेवेन्यू है, कब कैपिटल है। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि रेवेन्यू और कैपिटल, अगर फर्नीचर का कोई बिजनेस ही करेगा तो वो उसके लिए रेवेन्यू हो गया,
क्योंकि डियर वो परचेज में शो होगा या स्टॉक में शो होगा। और जो बिजनेस नहीं कर रहा है फर्नीचर का उसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हम लोग बैलेंस शीट में एज ए फिक्स एसेट्स दिखाएंगे और हर एक साल क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। सेकेंड पॉइंट। Second point, recurring nature of expenditure. If डियर the frequency हम of लोग अभी पढ़ते नहीं है, यहाँ पे हेडिंग से पता चल रहा है रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। तो मैं दो बातें आपको बताता हूँ, आप लोग बताइएगा कौन सा कैपिटल होगा कौन सा रेवेन्यू होगा। अगर कोई एक्सपेंडिचर डियर रेकरिंग इन नेचर हो, यानी कि बार बार हो, रेकरिंग मतलब बार बार, तो उसको क्या रेवेन्यू बोलेंगे या कैपिटल बोलेंगे हम लोग? revenue, sir. और जो मतलब नॉन रेकरिंग हो यानी कि एक साल में एक बार हो, 4 साल में एक बार हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Capital expenditure. यानी कि जो एक्सपेंडिचर रेकरिंग इन नेचर हो उसको रेवेन्यू बोलेंगे, जो नॉन रेकरिंग है यानी कि कभी कभी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी रेंट हर महीने देना है तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जैसे आप मशीनरी खरीद के ले आ रहे हैं तो ये रेकरिंग इन नेचर नहीं हो सकता, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार डियर पढ़ लेते हैं इसको, पढ़ लीजिए अलीसा। Yes, sir. In the frequency of an expense is quite often in an accounting year, then it is said to be an expenditure of revenue nature. While non-recurring expenditure is infrequent in nature and do not occur often in an accounting year. Monthly salary or rent is the example of revenue expenditure as they are incurred every month, while purchase of asset is not the transaction done regularly, therefore classified as capital expenditure, unless materiality criteria defines it as revenue expenditure. डियर सेम एग्जांपल दिया है, जैसे सैलरी और रेंट को हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। एंड कोई भी एसेट्स को परचेज करके लाते हैं तो उसको क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, 11th में एक कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाते हैं। डियर अगर मान लेते हैं कोई मशीनरी खरीद के ले आए, कितने का, 200 का ले आए, 200 का एक छोटा सा मशीनरी खरीद के ले आए, सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो वहां पे ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हम लोग के लिए मटेरियल नहीं करेगा कि 200 हम लोग करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में या रिपेयर एंड मेंटेनेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। तो हम लोग मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, लेकिन जनरल सिचुएशन में रेकरिंग इन नेचर होगा तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, नॉन रेकरिंग होगा तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट डियर। Purpose of expenses. ठीक है, पढ़ लीजिए। Expenses for repair of machine may be incurred in course of normal maintenance of the asset. Such expenses are revenue in nature. On the other hand, ठीक है डियर, यहीं तक पहले समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मशीनरी का अगर रिपेयर हम लोग करवाते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल मेंटेनेंस। मशीनरी का आप नॉर्मल मेंटेनेंस करवाते हैं, यानी कि जैसे आपका बाइक है, टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते हैं, उसमें कुछ खराब हो जाता है वो लगवाते हैं, तो वो हमारे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन में हम लोग भी चर्च किए थे बड़े सारे चीज का, तो वो अभी पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आगे पढ़िए। On the other hand, expenditure incurred for major repair of the asset so as to increase its productive capacity is capital in nature. However, determination of the cost of maintenance and ordinary repair, which should be expensed as opposed to a cost which ought to be capitalized, is not always simple. डियर वो तो बात होती है कि सिंपल ऑलवेज नहीं होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर है जो नॉर्मल मेंटेनेंस, जैसे मशीनरी का रिपेयर मेंटेनेंस करते, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब हम लोग जैसे डिप्रिसिएशन के चैप्टर में भी देखे थे कि अगर मान लेते कोई मशीनरी है, उसका कोई बड़ा सा पार्ट ही चेंज कर दिए उठा के, जैसे एक मशीनरी है उसमें एक बड़ा सारा पार्ट होता है, बड़ा सा पार्ट होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे अगर कुछ लोग, तो लाइनर पिस्टन वगैरह होता है, जैसे जनरेटर वगैरह होता है, उसमें बड़ा पार्ट होता है, ठीक है ना। तो वो अगर चेंज करवा दिए तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। यानी कि नट सेल में हम लोग कह रहे कि नॉर्मल मेंटेनेंस
रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेंगे उसको रेवेन्यू करेंगे, और अगर कोई मशीनरी का बड़ा वाला पार्ट ही चेंज कर दिए तो उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाएंगे। लेकिन ये ऑलवेज डियर सिंपल नहीं है, बड़े सारे सिचुएशन में हम लोग को कंफ्यूजन आएगा, इतना आसान नहीं होता है रेवेन्यू और कैपिटल को इस ढंग से करें, लेकिन वो देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे भी कुछ देखेंगे हम लोग। तो अभी तक तो यहाँ तक वो क्लियर है सबको ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके ठीक है, आगे चलिए। Effect on revenue generating capacity of business. The expenses which help to generate income revenue in the current period are revenue in nature and should be matched against the revenue earned in the current period. On the other hand, if expenditure helps to generate revenue over more than one accounting period, it is generally called capital expenditure. डियर इस हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऊपर से देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस को कंसीडर किए हैं कि रेवेन्यू और कैपिटल के लिए। सेकेंड रेकरिंग इन नेचर देखे हैं या नॉन रेकरिंग इन नेचर देखे हैं। थर्ड देखे हैं पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि नॉर्मल मेंटेनेंस है या मेजर मेंटेनेंस है, वो देखे हैं। थर्ड कह रहा इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, यानी कि रेवेन्यू जनरेटिंग का कैपेसिटी क्या है उस एक्सपेंसेज का। जैसे डियर हम एग्जांपल देते हैं, अगर कोई एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं वो करेंट हमको लग रहा है कि इसी अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिले तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिले वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी रेंट वगैरह आप देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको उसी साल तक मिलेगा या उसी महीने में मिलेगा, तो वो अपने लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जैसे आप फर्नीचर खरीद के ले आते हैं फिक्स एसेट्स में, क्या नहीं हुई है पिता? जहां से बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है प्लीज म्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जनरली उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड बड़ा डिपेंड करेगा। वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे पढ़िए अलीसा। Yes, sir. When expenditure on improvements and repair of a fixed asset is done, it has to be charged to profit and loss account if the expected future benefit from the fixed asset do not change, and it will be included in book value of fixed asset where the expected future benefits from the asset increase. अब डियर फिर से मशीनरी वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर हम किसी प्लांट एंड मशीनरी को रिपेयर करवाते हैं, तो अगर वो रिपेयर करवाए नॉर्मल मेंटेनेंस है, अगर किसी बाइक को आप सर्विसिंग करवाते हैं, क्या वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड चलेगा? नहीं सर, हमें 2 महीने 3 महीने के बाद सर्विसिंग करवाना पड़ता है, गाड़ी का सर्विसिंग करवाना पड़ता है, तो वो जनरली उसी ईयर तक के लिए बेनिफिट होता है। तो अगर किसी प्लांट एंड मशीनरी का बेनिफिट अगर मेंटेनेंस से आपको उसी अकाउंटिंग पीरियड तक मिले तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कुछ एक्सपेंसेस आप करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे लाइनर पिस्टन चेंज कर दिए जनरेटर में, तो वो हमारे लिए उसका बेनिफिट क्या कितने साल तक मिलेगा, जब तक वो चलेगा लाइनर पिस्टन, जब तक खराब नहीं होता है। तो वो कौन सा एक्सपेंसेस हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो जिसका उसी अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट मिले तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, और जिसका मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिले तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। डियर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, वैसे ये कॉन्सेप्ट कर लिए लेकिन फिर भी एक बार पढ़ते हैं। Materiality of the amount involved. Relative proportion of the amount involved is another important consideration in distinction between revenue and capital. आप लोग को अगर याद होगा तो अभी 5-10 मिनट पहले मैं एक एग्जांपल दिया था कि जैसे एक मशीनरी 200 का परचेज करके ले आए तो वो हमारे लिए इतना मटेरियल रखता ही नहीं था, तो ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए, उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस या रिपेयर एंड मेंटेनेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए, यानी कि उस मशीनरी को भी हम लोग क्या बना दिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिए। तो डियर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, हमारे लिए वो मटेरियल है कि नहीं, यानी कि वो अमाउंट कितना मटेरियल रखता है।
तो उस हिसाब से भी आप रेवेन्यू और कैपिटल देख सकते हैं। और ये डिपेंड करता है बिजनेस पे। हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए 1 लाख भी मटेरियल नहीं रखता है, हो सकता है किसी के लिए 5,000 भी मटेरियल रखता हो। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस है, बिजनेस का नेचर कैसा है, तो वैसे हम लोग मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगाएंगे। क्लियर है डियर कि हम लोग डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे कि ये रेवेन्यू है और ये कैपिटल है, पॉइंट वाइज 5 पॉइंट। Yes, sir. ओके डियर, आराम आराम से करते हैं, कोई अपने को वो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे Capital expenditure and revenue expenditure. As we have already discussed, capital expenditure contributes to the revenue earning capacity of a business over more than one accounting period, whereas revenue expenses incurred to generate revenue for a particular accounting period. The revenue expenses either occur in direct relation with the revenue or in relation with accounting period. For example, cost of goods sold, salaries, rent, etc. Cost of goods sold is directly related to sales revenue, whereas rent is related to particular accounting period. आगे पढ़ लीजिए। Okay, sir. Capital expenditure may represent acquisition of any tangible or intangible fixed asset for enduring future benefits. Therefore, the benefits arising out of capital expenditure last for more than one accounting period, whereas those arising out of revenue expenditure expires in the same accounting period. यहाँ पे डियर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है इसमें जो हम लोग पहले डिस्कस नहीं किए हैं। सिंपल सा इसमें कह रहा है, बार बार एक ही बात को कह रहा है कि जो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में हो तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का हो तो क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है, क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है, या ऊपर एक वर्ड पढ़े थे फिजिकल, ठीक है ना, तो उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है। जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगाते हैं, सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, तो वो सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेयर कुछ अगर एक्सपेंडिचर जैसे टेंजिबल फिक्स एसेट्स या इंटेंजिबल गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट में करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका बेनिफिट जो है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग को मिलेगा। आप लोग आज के लिए घर पे एक काम कीजिएगा प्लीज, इसको जब रिवाइज कीजिएगा तो कॉपी पेन ले लीजिएगा, एक साइड में जैसे डिफरेंसेस लिखते हैं, डिफरेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर या पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ भी बना सकते हैं, दूसरे साइड में क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू कुछ भी बना सकते हैं, और पॉइंट वाइज डिफरेंस कीजिएगा भैया कि इसका कितना मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में होता है, इसका विद इन वन अकाउंटिंग, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसका इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। तो आप लोग डिफरेंसेस लिखिएगा और उसमें मैं देखता हूँ कितना पॉइंट आप लोग लिख पाते हैं, ठीक है ना, और सो डेट कि अच्छा लगेगा। हम लोग रिवीजन के टाइम में सिर्फ वो पॉइंट देख के चले जाएंगे, हम लोग इतना इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज लिखिएगा, और मुझे आप लोग पर्सनली मेरे नंबर पे शेयर कीजिएगा, और जिसका सबसे अच्छा होगा उसका मैं यहाँ पे बच्चे के साथ शेयर करूंगा और सारे बच्चे उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो सारे बच्चे एक बार प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि सब लोग देख लिए क्या क्या डिफरेंसेज है इसमें। एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है रेवेन्यू का, क्या क्या हो सकता है कैपिटल का, ठीक है। तो सब लोग पर्सनली मुझे भेजेंगे, देखते हैं, कोई जरूरी नहीं आज ही भेजेंगे, कल तक भी भेज सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं, एक एक को आराम से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है डियर। फर्स्ट, State with the reason whether the following statements are true or false. First, overhaul expenses of second-hand machinery purchased are revenue expenditure. डियर ये सॉल्यूशन में छुपा देता हूँ, बुक प्लीज मत देखिएगा। राहुल बताइए ये क्या कैपिटल होना चाहिए या रेवेन्यू होना चाहिए? सर रेवेन्यू होना चाहिए। रेवेन्यू होना चाहिए। अलीसा बताइए क्या होना चाहिए? सर कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल होना चाहिए। डियर मुझे सबसे पहले ये नहीं समझ में आता है कि कैपिटल या रेवेन्यू समझने से पहले हम लोग को पहले एक्सपेंसेस समझना पड़ेगा। ये एक्सपेंसेस आखिर है क्या, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। रेवेन्यू सर यानी कि मशीन सेकंड हैंड मशीनरी लाया सर, उसको बैठा है तो उसका खर्चा है।
तो इसका तो खर्चा है सर। एक्विजिशन ही मतलब होगा ना सर ओवरहॉल का, मतलब यहाँ तो रिलेटेड होता है उसी से। इंस्टॉलेशन ही होता है। डियर इसका इंस्टॉलेशन है सेकेंड हैंड मशीनरी का। ओवरऑल इंस्टॉलेशन मतलब उस पर कुछ खर्चा किया है सेकेंड हैंड मशीनरी का। तो डियर सेकेंड हैंड या फर्स्ट हैंड हो, मशीनरी तो मशीनरी है। तो कोई मशीनरी आप परचेज करके लाते हैं, अगर उस पर कुछ इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस लगेगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये डिपेंड क्यों करता है, सेकेंड हैंड या फर्स्ट हैंड तो कोई डिपेंड ही नहीं करता है। आपको तो मैं कहीं पढ़ाया नहीं हूँ। डिपेंड करेगा कि एक्सपेंसेस किस नेचर का है। तो ओवरऑल है, इंस्टॉलेशन है सेकेंड हैंड मशीनरी का, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है। और False. रीजन ये दे देंगे कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकेंड पॉइंट Yes, sir. आंसर भी देख लेते Money हैं। spent. ठीक है। अच्छा. Money spent to reduce working expense in revenue expenditure. ये बताइए, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? Money spent. सर कैपिटल ही होना चाहिए। सर सर money spent कैपिटल ही होगा, towards our कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। वर्किंग एक्सपेंसेस क्या होता है? सर वही सर, जैसे जो कि काम कर रहे हैं उससे spend काम जो होगा। कर रहे हैं उसमें जो एक्सपेंसेस हो रहा है, लाइक अगर तो काम करने के मशीनरी लिए ही है, जैसे ये बोलने देगा सर, बोलो तुम ही बोले गाली। नहीं, चलिए अलीसा आप बताइए। यस सर। सर जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कहीं भी, तो अगर मान लीजिए जैसे कि बहुत टाइप का एक्सपेंसेस होता है, लाइक डेप्रिसिएशन अगर बहुत ज्यादा लग रहा है मशीनरी पे, और अगर हम रिपेयर करके उस मशीनरी का वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन कम कर सकते हैं, लाइक होता है ना सर, जो मतलब ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मैं होते समझ हैं। गया। कोई एक्सपेंस आप वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करने के हाँ। लिए, रिड्यूस यानी कम यस करने के सर। लिए कर तो रहे हैं, हाँ, तो वो तो वो तो ऑब्वियसली मतलब डियर मोर देन कैपिटल ही वन होगा। रिलेटेड। वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है अपना। क्यों, रीजन एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ लीजिएगा अलीसा, पढ़िए ना। Yes, sir. It may be reasonably presumed that money spent for reducing revenue expenditure would have generated long-term benefit to the entity. It becomes part of intangible fixed asset if it is in the form of technical know-how, and tangible fixed asset if it is in the form of additional replacement of any of the existing tangible fixed assets. So this is capital expenditure. डियर यहाँ पे एक वर्ड आया है, टेक्निकल नो हाउ। तो मैं आपको ये वर्ड समझाता हूँ पहले। टेक्निकल नो हाउ मतलब है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा जो करना है ना, उसको टेक्निकली आप सीख रहे हैं। यानी कि टेक्निकल, जैसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप देखेंगे आजकल बिल्डिंग दूसरे दूसरे टाइप से बनता है। तो उसमें क्या होगा, टेक्निकली कुछ नो हाउ होगा, वो सीखा होगा कि इसको टेक्निकली कैसे बनाया जाए, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाए। तो यहाँ पे अगर कोई आप ऐसा पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं जिससे आपके पास टेक्निकल नो हाउ हो जाए, यानी कि नॉलेज हो जाए, तो वो भी अपने लिए क्या है कि इंटेंजिबल एसेट्स है, जिससे कि क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस जो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये डियर क्या होगा अपने लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसे नहीं कह सकते कि कैपिटल नो हाउ क्या है, वो टेक्निकल नो हाउ क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंटेंजिबल एसेट्स है। थर्ड वन सबको समझ आया? Legal, yes, sir. ओके, थर्ड वन। Legal fees to acquire property is capital expenditure. True होगा सर। लीगल फीस टू एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रू। Yes, sir, और true कोई you are. रिश्ता बताइए। यस सर ट्रू होगा। हाँ डियर, बिल्कुल मुझे भी लग रहा है ट्रू होगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंडिचर आप डायरेक्टली करते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर भी क्या करना होता है, हमें कैपिटलाइज करना होता है। तो ये लीगल फीस भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, क्योंकि उसकी से डायरेक्टली रिलेशन है इसका। ठीक है ना, तो ये ट्रू होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, ट्रू है। ठीक है, तो आप लोग रीजन घर पे पढ़िएगा। नेक्स्ट। Amount is spent as lawyer's fee to defend a suit claiming that the firm's factory site belonged to the plaintiffs
Land is capital expenditure. ट्रू फॉल्स? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, इसमें यही बोल रहा है कि जैसे कोई अगर केस चल रहा है कोर्ट में कि प्लांटिव के बिहाफ में अगर कोई मतलब वो दे रहा है कि मतलब वो जो प्रॉपर्टी जिस चीज पे लड़ाई कोई हो भी रही है वो प्रॉपर्टी के लिए प्लांटिव अपना क्या हाँ चल रहा है, केस चल रहा है, सूट फाइल चल रहा है, केस उसके चल रहा लिए है, कुछ एक्सपेंसेज हम कर रहे हैं, लॉयर को दे रहे हैं, तो ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? जस्ट सिंपल ये कहना चाह रहा है। सर बताइए। रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल बोल रहे हैं वो रीजन देंगे, जो रेवेन्यू बोल रहे हैं वो भी रीजन देंगे। सर क्योंकि सर फीस जो दे रहे हैं सर तो बार-बार थोड़ी दे सकते हैं, एक ही बार दे सकते हैं। पता जो है रे- आपको पता है, बेनिफिट्स नहीं है ना इसका कोई भी। सर अभी बताइए। देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले फिक्स तो है नहीं कि वो जीतेगा नहीं जीतेगा, और सेकेंडरी मैटर है कि सर वो मतलब कुछ ऐसा थोड़ी है कि वो खरीद ही रहा है, अभी वो कितने दिन तक चलेगा, और वो तो रेगुलर बेसिस पे फी देते जा रहा है ना, मतलब उसको दे रहा है। यानी कह रहे हैं रेकरिंग इन नेचर। यस सर, वो दे ही रहा है, अभी फिक्स तो नहीं कि कब डियर, तक देगा। बिल्कुल डियर, ये फॉल्स है, ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि लॉयर का भी क्या है, रेकरिंग इन नेचर है। यहाँ पे डियर देखिए, थर्ड से डिफरेंस इसको करते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, लीगल फीस टू एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो लीगल फीस क्या उसी प्रॉपर्टी के लिए बार बार हम पे करेंगे क्या? नहीं पे करेंगे। एक बार प्रॉपर्टी जब परचेज कर रहे हैं उसी टाइम लीगल फीस देंगे, तो ये क्या हो गया आपने लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल लेकिन आपके लिए कोई लॉयर केस लड़ रहा है तो वो तो जितना तारीख आएगा उतने बार आपसे फी चार्ज करेगा। ये अपने लिए क्या है, रेवेन्यू है, यानी कि नॉन सॉरी रेकरिंग है, रेकरिंग इन नेचर है। तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू फॉल्स है, एक्सपेंडिचर। फोर्थ फॉल्स। ठीक है। फिफ्थ, Amount is spent for replacement of worn out part of machine is capital expenditure. Yes sir, true. ट्रू या फॉल्स? True. ट्रू, ट्रू होगा, होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई पार्ट जल गया, मशीनरी का जैसे लाइनर एंड पिस्टन जल गया तो उसको रिप्लेस आप कर दिए, तो हम लोग एजम्पशन लेते हैं मोर देन वन अकाउंटिंग के लिए नॉर्मल मेंटेनेंस तो है नहीं, ठीक है ना, सर्विसिंग तो करवा नहीं रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो ट्रू होगा। सॉरी ये फॉल्स है। और एक बार रीजन पढ़ लीजिए फिर देखते हैं। यही बोला हूँ, amount spent दिक्कत तो होता है, वेरी थिन लाइन, हम लोग अगर कॉन्सेप्ट in में पढ़े होंगे line. तो बहुत थिन लाइन है, तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा डियर, कोई बात नहीं है, पढ़िए आप, मैं लॉजिक देखता हूँ क्या है। Amount is, yes sir, amount is spent for replacement of any worn out part of a machine is revenue expenditure since it is part of its maintenance cost. ओके, वर्न आउट मीन्स क्या होता है? खराब हो जाए, जल जाए, मतलब किस वजह से यूजलेस हो जाए सर, किसी भी वजह से। मीनिंग ऑफ, मैं इसका एक्चुअल मीनिंग देखता हूँ, वर्न आउट। थोड़ा सा दिक्कत डियर आएगा, एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्टेड, डैमेज्ड, डैमेज्ड कह सकते हैं, ठीक है ना। तो डियर ये क्या है, ये माना है क्या है, नॉर्मल मेंटेनेंस है। ये क्या है, नॉर्मल मेंटेनेंस है कि आप में से ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत होता है, सब चीज हमें आ ही जाएगा तो हम पढ़ने क्यों आए हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल मेंटेनेंस है कि मशीनरी आप चला रहे हैं, जनरेटर चला रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज जलेगा, उसमें आग लगेगा, कुछ ना कुछ खराब होगा, तो ये कह रहा है कि नॉर्मल मेंटेनेंस का पार्ट है। लेकिन हम लोग एजम्पशन जो लिए थे वो क्या लिए थे डियर, गलती इसलिए हुआ था कि हम लोग जलाए थे किसी भी चीज को, तो वो जला दिए थे लाइनर एंड पिस्टन को, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग देखे थे, हम लोग ये एजम्पशन लिए थे कि वो नॉर्मल मेंटेनेंस नहीं है, तो इसके लिए क्या बना दिए थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे हम लोग जो सोचे थे वो भी सही था, ठीक है डियर, लेकिन प्लीज जो स्टडी मैट अपना कर रहा है वही लॉजिक लेके आप चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूट से Yes, नंबर sir. लेना है, ये ठीक भी है। तो सही बोल रहा है। ये भी सही बोल रहा है, लेकिन हम लोग ये हाँ, हम लोग ये सोचे नहीं थे, तो ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो इसको डियर एक बार देखेंगे तो ये क्लियर होते जाएगा। नेक्स्ट, Expenses incurred on the repairs and whitewashing for the first time on purchase of an old building are revenue expenditure. ये capital expenditure होगा। बिल्कुल डियर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डिंग परचेज करते हैं उस पे जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आता है, पेंट का आता है, तो उस बिल्डिंग में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये फॉल्स होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, 6 का फॉल्स। नेक्स्ट,
Yes. Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema hall is capital expenditure. So true. सर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है सर। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आगे बताइए ट्रू फॉल्स। ट्रू होगा सर ये सर। ना सर बिल्कुल डियर ट्रू होगा, क्योंकि आप लोग देखते होंगे अगर सिनेमा बिना हॉल, अगर लाइसेंस तो स्टार्ट होगा नहीं। हम लोग ये सर सिनेमा लाइसेंस नहीं बिना ठीक है डियर, मुझे बोलने दीजिए। सिनेमा हॉल अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका लाइसेंस तो 1 साल के लिए है नहीं। सिनेमा हॉल लेंगे का लाइसेंस लेंगे तो उससे बेनिफिट कई साल तक लेंगे हम लोग, एडाइज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है ना, ठीक है, ये ट्रू होना चाहिए, 7 ट्रू है। नेक्स्ट, Amount spent for construction of temporary hut which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema hall was ready is capital expenditure. सर इसका ट्रू होगा सर। True. राहुल यस सर। क्या होगा? सर ये क्वेश्चन तो हम देखे हुए पूछा गया है लेकिन हम नहीं प्रिया, अब देखे हुए हैं पूछा गया है उससे नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट दिया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग टेम्पोररी हट्स का, यानी कि झोपड़ी कह सकते हैं, हट्स टेम्पोररी सेट बना रहा है। ठीक है, जो अपना सिनेमा हॉल बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है, और जब सिनेमा हॉल रेडी हो जाएगा तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिमोलिस्ट कर रहे हैं, यानी कि टेम्पोररी बना रहे हैं। तो ये रेवेन्यू होना चाहिए या कैपिटल होना चाहिए? सर ये कैपिटल होना चाहिए क्योंकि उस टेम्पररी हट बनाने की वजह से ही सिनेमा हॉल बनेगा, और सिनेमा हॉल का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तो लेगा ही ना, तो वो हो जाएगा कैपिटल। प्रिया बताइए क्या होगा? यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मैं बोल रहा हूँ वो गलत कीजिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि रेवेन्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पोररी लिखा हुआ है, यानी कि परमानेंट इन नेचर नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू नेचर होगा। डियर ये कहाँ से समझ सकते हैं, मैं थोड़ी ना बताया, ऊपर जो 5 पॉइंट पढ़े थे उसमें टेम्पोररी परमानेंट कहीं बताया था क्या? बताया ही नहीं था। अब मेरा लॉजिक सुनिए, अलीसा पूरा सही कही है कि हर्ट्स बना रहे हैं तो सिनेमा हॉल अभी डियर कैश, एक बात ये भी तो समझिए, अभी किसी को सिनेमा हॉल आपका चालू नहीं हुआ है, इनकम आ नहीं रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम आएगा तभी आप एक्सपेंसेस डेबिट कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिनेमा हॉल से इनकम आ नहीं रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट करते जाएंगे एक्सपेंसेस को, वो अपने लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, सिनेमा हॉल से है। अगर वो टेम्पोररी हट्स नहीं बनाते, सामान उसमें नहीं रखते, तो सिनेमा हॉल आपका कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, सिनेमा हॉल से, तो यानी कि क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, टेम्पोररी पे नहीं जाएंगे। मैं कहीं नहीं बताया हूँ टेम्पोररी और परमानेंट, ठीक है ना, ये कहीं नहीं देखना है। तो बड़े सारे बच्चे एग्जाम में टेम्पोररी देख के ही इसको मार दिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो हमें टेम्पोररी और परमानेंट नहीं देखना है, ठीक है ना, सब चीज को एनालाइज करना है। आप लोग एक चीज को एनालाइज प्लीज मत कीजिएगा। तो ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रू। क्लियर, थोड़ा सा पकड़ बन रहा है कैपिटल और रेवेन्यू पे? यस सर, यस सर। ओके डियर, वेरी गुड। स्टेशन 2 करते हैं और एक लॉजिक लेंगे, ठीक है ना, चलिए। Yes, sir. State with reasons whether the following are capital or revenue expenditure. First, expenses incurred in connection with obtaining a license for starting the factory for 10,000. Sir, वही capital expenditure. यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है, ये बताइए। तो फर्स्ट कह रहा है कि फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए आप एक लाइसेंस लिए हैं, कितने का, 10,000 का, तो ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, सब बताइए। कैपिटल होना चाहिए डियर, जैसे सिनेमा हॉल के लिए लाइसेंस लिए थे वैसे ही फैक्ट्री के लिए यहाँ पे लाइसेंस लिए है, वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए होगा, लाइसेंस बार बार नहीं लेंगे, यानी कि रेकरिंग तो है ही नहीं। तो ये क्या, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे डियर ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लॉजिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आगे चलिए। Yes.
1,000 paid for removal of inventory to a new site. एक इन्वेंट्री को एक साइड से दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, रिमूव करना है, ले जाना है, तो क्या होगा ये, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। यस सर, बिल्कुल रेवेन्यू होना चाहिए डियर, फ्रेट का एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। आगे चलिए। Rings and pistons of an engine were changed at the cost of 5,000 to get fuel efficiency. ये capital expenditure. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देख रहे हैं मेजर पार्ट चेंज कर रहा है, लाइनर पिस्टन, रिंग एंड पिस्टन चेंज कर रहा है, जिससे इफिशियंसी अपना बढ़ जाएगा तो मशीन ज्यादा चलेगा। तो ये अपने लिए क्या है, और भी बड़े चीज लगा सकते हैं। ये रेकरिंग तो होगा नहीं, ये क्या है, नॉन रेकरिंग है। तो ये अपने लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। Next, money paid to Mahanagar Telephone Nigam Limited, 8,000 for the installing telephone in the office. कैपिटल हो जाएगा ये भी कैपिटल होगा। कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल सर। देखिए एग्जामिनर खेल गया यहाँ पे हम लोग के साथ। यहाँ पे कह रहा है कि महानगर MTNL को 8,000 आप लोग दिए हैं, वो मनी पेड किए हैं, वो क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। वो क्या है, सिक्योरिटी। हाँ डियर, ये इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग पैसा दिए हैं। तो जनरली जब हम लोग कनेक्शन लेते हैं कोई भी MTNL का, फोन वगैरह का, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि वहाँ पे वो रखा हुआ पैसा जमा है। कोई इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन लेते हैं तो वो बाद में क्या होता है, रिफंडेबल होता है, ठीक है ना। तो डियर एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपको रिफंड नहीं देगा, रिफंड नहीं आएगा। अगर आप मशीनरी खरीद के ले आएंगे तो वो रिफंड हो जाएगा बाद में, क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो बाद में अगर हम अपना कनेक्शन कटवा ले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। हो सकता है कोई चार्जेज हो तो वो उसमें से काट लेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये रिफंड हो जाएगा। तो ये अपने लिए एक्सपेंडिचर नहीं है, ये जस्ट एक सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट्स है अपने लिए। क्या है ये, सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट्स है, या ये रेवेन्यू और कैपिटल नहीं है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। ये भी चीज एग्जाम में ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है ना। एक बार 4th पॉइंट को पढ़ते हैं, एक बार अलीसा पढ़िए ना। Money deposited with MTNL for installation of telephone in office is not expenditure. It is treated as an asset and the same is adjusted over a period of time against actual telephone bills. ठीक है डियर। आगे मतलब ये क्या हो सकता है, टेलीफोन बिल से एडजस्ट हो सकता है, या क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट बाद में रिफंड हो जाता है। लेकिन ये अपना एक्सपेंडिचर नहीं है, ये क्या है, एसेट्स है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सबको ध्यान है। तो आप लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट एग्जाम में डियर कीजिएगा तो ये भी चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। अभी पूरा का पूरा हमारा दिमाग चला गया था कैपिटल एंड रेवेन्यू पे, मतलब ये सोच भी नहीं रहे थे कि कोई ऐसा भी आइटम आ सकता है जो नॉट एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो ये भी प्लीज एग्जाम में सोचिएगा। ऐसा केस अगर एग्जामिनर बदमाश हो तभी आएगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनर है, कुछ भी दे सकता है। और खासकर प्रिया आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि CS में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है ना, तो उसमें ज्यादा परेशान कर सकता है ये। नेक्स्ट चलिए लीसा। Yes, sir. A factory shed was constructed at a cost of 1 lakh. A sum of 5,000 had been incurred in the construction of temporary huts for storing building material. Sir, capital expenditure. ये पहले ही डिस्कस कर लिए थे सिनेमा हॉल के केस में। हाँ, सिनेमा हॉल के केस में ऐसा नहीं कि याद मत कर लीजिएगा डियर। टेम्पोररी हट से कुछ सिचुएशन में हो सकता है ये। अब गोडाउन का खर्चा है, गोडाउन का खर्चा है। जैसे हम लोग क्या रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, वहाँ पे एक टेम्पोररी गोडाउन बना दिए हैं, यानी कि गोडाउन में रखने का रेंट जा रहा है, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो रेंट। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, आप टेम्पोररी हट्स बना रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल को स्टोर करने के लिए, ताकि वो साइट का क्या हो सके, कंस्ट्रक्शन हो सके। तो ये अपने लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर थोड़ा सा ग्रिप बन रहा है इस पे। ओके, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बन रहा होगा, ठीक है डियर। तो ये था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वैसे क्या है,
कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट। तो डियर ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग कहेंगे तो कैरी ऑन करके इसको कंटिन्यू कर लेते हाँ हैं। सर, खत्म ही कर दीजिए। हाँ, इसको खत्म कर लेते हैं। वेरी गुड। तो ये छोटा, बहुत छोटा ही कॉन्सेप्ट है, तो एक बार देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो सकता है। तो एक बार पढ़ेंगे अलीसा, उसके बाद मैं समझाता हूँ। Yes, sir. Capital receipt and revenue receipt. Just as a clear distinction between capital and revenue expenditure is necessary, in the same manner, capital receipt must be distinguished from revenue receipt. जैसे Receipt which are obtained. ठीक है, जैसे आप लोग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि कौन है कैपिटल कौन है रेवेन्यू, वैसे ही इनकम को भी हम देखेंगे कौन है कैपिटल कौन है रेवेन्यू। क्योंकि ध्यान दीजिए, रेवेन्यू जितना भी इनकम होगा हम लोग कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कैपिटल जितना भी इनकम होगा रिसीव होगा तो उसको कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ले जाएंगे, या एसेट्स में से क्या करेंगे, लेस करेंगे उसको। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए ये कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर हम लोग सेल करते हैं या बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाए हैं, उससे इंटरेस्ट आया है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा या रेवेन्यू रिसिप्ट होगा? फिक्स्ड एफडी से आता है तो रेवेन्यू रिसिप्ट सर। रेवेन्यू रिसिप्ट क्योंकि वो इंटरेस्ट आ रहा है, वो पैसा अपने लिए क्या है, इनकम है, रिकरिंग इन नेचर है, बार बार आएगा। ठीक है ना डियर। यस अब सर। दूसरा आप बता रहे हैं डियर कि जैसे फिक्स एसेट्स कोई सेल कर दिए, तो ये अपने लिए कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट है। आप क्या किए हैं, फिक्स रिसिप्ट। एसेट्स को सेल कर दिए, ये इनकम आपका कहाँ से आ जाएगा? जैसे अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया, तो ये कौन सा रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा। ठीक है ना। एक बार पढ़ लेते हैं, जस्ट बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर एक्सपेंडिचर क्लियर है तो रिसिप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। पढ़ लीजिए। Receipt which are obtained in course of normal business activities are revenue receipt. For example, receipt from sale of goods or services, interest, income, etc. On the other hand, receipts which are not revenue in nature are capital receipt. For example, receipt from sale of fixed asset or investments, secured or unsecured loans, owners' contributions, etc. डियर यहीं तक रुकिए। यहाँ पे डियर कह रहा है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कि हम लोग गुड्स को सेल करें या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरे हैंड में, दूसरे साइड में हम लोग देखें, अगर कोई फिक्स एसेट्स को सेल कर दिए या इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए हैं या कोई बैंक से लोन आ गया, तो रिसिप्ट तो हो रहा है, लेकिन कौन सा रिसिप्ट है, वो कैपिटल रिसिप्ट। आगे पढ़ लीजिए। Yes, sir. Revenue and capital receipts are recognized on accrual basis as soon as the right of receipt is established. यहाँ पे दो बेसिस है डियर, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। आप लोग जानते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग किस बेसिस पे करते हैं, एक्रूअल बेसिस। तो जैसे ही हमें लगेगा कि ये रिकॉग्नाइज हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इतना आसान नहीं है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना, अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है ना। तो एक्रूअल बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वो हम लोग इंटर में पढ़ेंगे, सीए इंटर में पढ़ेंगे। आगे। Revenue receipt should not be equated with the actual cash receipt. इसको Revenue आप receipt are credited इक्वेटेड नहीं कर सकते, यानी कि बराबर नहीं कर सकते हैं किससे, कैश रिसिप्ट से। ठीक है। Revenue receipts are credited to the profit and loss account. हम लोग जानते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट का ध्यान रखिएगा डियर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। या तो कुछ कैपिटल रिसिप्ट ऐसा होता है जैसे फिक्स एसेट्स का सेल हो गया, तो एसेट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। On the other hand, capital receipts are not directly credited to profit and loss account. ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट को क्रेडिट नहीं करेंगे हम लोग डायरेक्टली। For example, when a fixed asset is sold for rupees 92,000, cost rupees 90,000, the capital receipt 92,000 is not credited to profit and loss account. Profit and loss on sale of fixed asset is calculated and credited to profit and loss account as follows. Proceed 92,000, cost 90,000, profit 2,000. डियर ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पे फिक्स एसेट्स हम लोग परचेज कितना के किए थे 90,000 का, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था 90,000, उसको सेल कितना में किए हैं 92,000 में। तो आप लोग बताइए प्रॉफिट कितना आ गया 2,000। तो 2,000 का जो प्रॉफिट आया है उसको आप लोग कहाँ क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और 90,000 को क्या करेंगे, फिक्स एसेट से लेस कर देंगे, यानी कि फिक्स एसेट्स को जीरो कर देंगे और 2,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हम लोग कर देंगे। क्लियर है सबको? ओके, स्टेशन 3 पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कुछ पढ़ते हैं और कुछ होमवर्क में करेंगे। तो 3 एक बार पढ़ते हैं। Yes, sir. Good Pictures Limited constructs a cinema house and incurs the following expenditure during the first year ending 31st March 2016. लास्ट वाला लाइन पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन कर रहा है। Find out. अच्छा, point out how you would classify the above item. पूछ रहा है कि ऊपर में जो जो आइटम दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो बताइए कि इसमें कौन सा कैपिटल आप मानेंगे और कौन सा रेवेन्यू मानेंगे। तो एक एक आइटम को देखते हैं और डिस्कस करते चलेंगे कि कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू है। पढ़िए। First, second hand furniture worth 9,000 was purchased. Repainting. सर एक एक करके बोले ना? नहीं, पूरा फर्स्ट पॉइंट को एक साथ पढ़ेंगे डियर। ठीक है। Second hand furniture worth 9,000 was purchased. Repainting of furniture cost 1,000. The furniture was installed by own workman. Wages for this being 200. इसमें सब मुझे बताएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है और रेवेन्यू कितना है, सब लोग बताएंगे। Yes sir, 9,000 plus 1,000 plus 200. तो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सबका सब डियर क्या है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मशीनरी वगैरह या फर्नीचर परचेज करके लाते हैं तो उस समय जो भी उसका एक्सपेंसेस होता है डायरेक्टली, तो उसको क्या करते हैं उसमें कैपिटलाइज कर देते हैं। सिर्फ इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये सेकेंड हैंड है। सेकेंड हैंड है भैया क्या हो गया, हमारे लिए तो ये नया जैसा हम काम करेंगे। अगर OLX पे आप मोबाइल खरीदते हैं सेकेंड हैंड, हो सकता है वो बेचने वाले के लिए सेकेंड हैंड था, लेकिन हम परचेज करके लाए तो उसको हम नया की तरह यूज करेंगे ना, हमारे लिए तो वो नया है। तो सेकेंड हैंड से वो मैटर नहीं करेगा कि रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है। तो इसमें 9,000 प्लस 1,000 पेंटिंग का और 2,000 वेजेज का सब इससे डायरेक्टली रिलेट है। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 10,200। तो देखिए 10,200 को क्या बना देंगे हम लोग, कैपिटल कैपिटलाइज कर देंगे, 10,200 का को कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है डियर, सेकंड पढ़िए। Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema were 20,000. During the course of year, the cinema company was fined 100 for contravening rules. Renewal fee 2,000 for next year also paid. फिर बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है? 20,000. So 20,000 हार्ड हिस्सा बताइए। So 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ओके, और रेवेन्यू बताइए, रेवेन्यू भी सर बताना है। रेवेन्यू 1,000 और 2,000 के। सर 22,000 होगा वो कैपिटल हो जाएगा और 1,000 होगा वो रिवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि रिन्यूअल कराने से भी तो फिर उसका मतलब रिन्यूअल का भी तो बेनिफिट बहुत सारे साल तक चलता है ना। मतलब हम लोग को लाइसेंस रिन्यू कराना, रिन्यूअल तो बार-बार भी करा सकते हैं। रिन्यूअल तो हर साल लेना पड़ता है। हाँ, रिन्यूअल अलीसा हर साल करवाना होता है हमें। सर रिन्यूअल हर साल नहीं कराना पड़ता है सर? हाँ डियर, रिन्यूअल हर एक साल करवाना पड़ता है। तब होगा सर, तब वो रिवेन्यू रेकरिंग हो जाए। डियर यहाँ पे मुझे जो लगता है कि 20,000 क्या हो जाएगा कैपिटल, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यस सर। और 1,000 क्या हुआ है, हमारा फाइन लगा है, तो ये क्या हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है 2,000 की। तो 2,000 डियर अगर गौर से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, रिन्यूअल फी 2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो पेड। तो ये काहे का इस साल का एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू और कैपिटल कुछ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा प्रीपेड।
ये क्या हो जाएगा, yes, प्रीपेड हो जाएगा, prepaid. यानी कि अगले साल का खर्चा है। अगर इंश्योरेंस जैसे आप करवाते हैं तो कुछ तो रेवेन्यू में जाता है और कुछ कहाँ जाता है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर में। तो ये 2000 कहाँ चला जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंडिचर में। तो 20,000 कैपिटल, 1,000 रेवेन्यू और 2,000 प्रीपेड, ठीक है ना। ये एक बार देख लेते हैं। लाइसेंस को कैपिटलाइज कर लेंगे और फाइन को क्या करेंगे, 1000 रेवेन्यू हो गया। और रिन्यूअल फी फॉर इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट पर्टेन टू नेक्स्ट ईयर हैंड इश्यूड प्रीपेड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है रिन्यूअल फीस, क्योंकि हर एक साल लगेगा, लेकिन वो कौन सा है, रेवेन्यू के साथ साथ प्रीपेड भी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है डियर, आगे चलिए। Fire insurance 1000 was paid on 1st October 2015 for 1 year. बताइए डियर, ये रेवेन्यू है या कैपिटल है? सर रेवेन्यू होगा। सर हम बताएं हाँ सर, पहले प्रीमियम तो सर हर साल सर आधा, सर मेरा बात सुन लीजिए पहले। सर ऐसे तो ये रेवेन्यू है, बट सर हाफ उसका प्रीपेड होगा, क्योंकि सर 1 अक्टूबर टू 1 अक्टूबर चलेगा, फॉर 1 ईयर है ना। तो 31 मार्च तक वो रेवेन्यू हो जाएगा और उसके बाद वाला प्रीपेड। ठीक है डियर, बिल्कुल सही। इसमें 500 क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। वैसे रेवेन्यू 1000 है, लेकिन 500 जो बचाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रीपेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट। यस सर। Temporary huts were constructed costing 1200. They were necessary for the construction of the cinema. They were demolished when the cinema hall was ready. ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंस। यस सर। चलिए फोर्थ वन। Okay sir. First, state with reason how you would classify the following items of expenditure. First, overhauling expense of 25,000 for the engine of a motor car to get better fuel efficiency. हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल हो जाएगा, ये खुद ही कह रहा है कि इससे फ्यूल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। बढ़िए। नेक्स्ट, inauguration expense of 25 lakhs incurred on the opening of a new manufacturing unit is in an existing business. हम लोग डियर कोई प्रमोशन किए, यानी कि इनॉग्रेशन किए हैं, तो उसमें एक्सपेंसेस आ गया 25 लाख। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू। ये 100% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा डियर। इसलिए क्योंकि इसका बेनिफिट अभी तक का मिलना है। आप दुकान एक खोल रहे हैं, उसके ओपनिंग में खर्चा कर दिए, तो वो काहे का कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो क्या फिक्स एसेट्स खरीद के ला रहे हैं क्या, या इंटेंजिबल एसेट्स है क्या? ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेज, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या ये है, ठीक है ना। इसको क्या बना देंगे हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना देंगे। बना क्या देंगे, है ही। आगे पढ़िए थर्ड वन। Compensation of 2.5 crores paid to workers who opted for voluntary retirement. डियर मैं थोड़ा बता देता हूँ, इसको ब्रीफ कर देता हूँ। वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या होता है, जैसे बड़े सारे डिपार्टमेंट है, रेलवे है, इंडियन पोस्ट है, तो उसमें क्या कहता है कि अपने एम्प्लॉय को एक स्कीम देता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, कि जो लोग, अब आप लोग देखते हैं कि बड़ा सारा टेक्निकल चीज आ गया है, अब बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं होता है, पुराने लोग कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग वॉलेंट्री रिटायरमेंट VRS स्कीम लेके अपने घर जा सकते हैं। और उसके लिए डिपार्टमेंट क्या करती है, कुछ उसके बदले पैसा दे देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2.5 करोड़ पेड किया गया है वर्कर को, किसके लिए, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए। वो घर जा रहे थे तो कंपनसेशन कितना पे किया गया है, 2.5 करोड़। बताइए रेवेन्यू और कैपिटल। 2.5 लाख रेवेन्यू ही होगा सर, उसका कोई बेनिफिट बाद में थोड़ी मिलेगा। ठीक है डियर, ये बिल्कुल रेवेन्यू होगा, क्योंकि वो ये तो सैलरी का पार्ट है, ठीक है ना। आप रेवेन्यू अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, इसका कोई आगे बेनिफिट नहीं। 2.5 करोड़ फिगर देके आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्री है तो वो 1000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, तो 2.5 करोड़ कंपनसेशन ही दे दिया, तो क्या इंडियन रेलवे नुकसान होता है 20,000 करोड़, ठीक है ना, 10,000 करोड़, तो 2.5 करोड़ कंपनसेशन ही दे दी, तो ये तो बहुत छोटा फिगर है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। Revenue expenditure. थोड़ा सा ग्रिप आप लोग का बन रहा है, ग्रिप बन रहा है ना थोड़ा सा रेवेन्यू कैपिटल पे। Yes, sir. और Yes, डियर sir. अगर ग्रिप बन जाएगा Yes, 2 sir. नंबर हम लोग को कंफर्म दे के जाएगा ये, और 2 नंबर भी दे चाहे नहीं दे, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली जब आप लोग काम करेंगे Yes, sir. तो इसके लिए ऑफिस में हर एक 4 दिन 5 दिन पे एक बच्चे पे चिल्लाते हैं कि ये तुम कैसे रेवेन्यू कर सकते हो या कैसे कैपिटल कर सकते हो, तो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। स्टेशन 5 भी जल्दी से देख लेते हैं। Yes, sir. Classify the following expenditures and receipt as capital or revenue. First, 10,000 is spent as traveling expenses of the directors on trips abroad for purchase of capital asset. रेवेन्यू तब ये हो कैपिटल जाएगा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure. कृष्णा आप बताइए। सर हम क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन है यहाँ पे भाई कह रहा है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है 10,000, जो आप अपने डायरेक्टर को दिए हैं 10,000 का ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कि विदेश जाए और वहां से एब्रॉड से एक मशीनरी खरीद के ले आए आपको लिए। आप डायरेक्टर को क्यों भेजे एब्रॉड? मशीनरी खरीदने के लिए। तो ये 10,000 कैपिटल है या रेवेन्यू है? ये डायरेक्टली रिलेटेड है कैपिटल एसेट से, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, ये तो रेवेन्यू है। सेल के लिए पैसा रिसीव हो रहा है तो रेवेन्यू ही होगा। आगे चलिए। अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट, ये कैपिटल होगा। आप एक बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं और दूसरा बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, बिल्डिंग में कैपिटलाइज होना चाहिए। ठीक है, आगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ मशीनरी डैमेज बाय फायर, ये भी कैपिटल होगा सर। डियर कैपिटल के साथ साथ आप लोग ये भी जरूर लिखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीव। ये फोर्थ वन क्या है? रिसीव हो रहा है, कैपिटल रिसीव। थर्ड में क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है ना डियर? तो ये भी जरूर लिखिएगा कि एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं करे कैपिटल क्या है, कैपिटल रिसीप्ट है या पेमेंट है। ठीक है ना? तो आप लोग क्लियर करेंगे। जल्दी से 6 भी कर लेते हैं। Are the following expenditure are capital in nature? First, Mrs. ABC and Company runs a restaurant. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 10 to 13. The total expenditure was 20,000. सर ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये इंक्रीज कर रहा है, 10 से 13 केबिन हो रहा है, कुछ स्पेस भी फ्री हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड हुआ Messrs. New Delhi Financing Company sold certain goods on installation of payment basis. इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस। ठीक है। 5 customers did not pay installments. To recover such outstanding installments, the firm spent 10,000 on account of legal expenses. मैं क्वेश्चन समझाता हूँ डियर। हम लोग क्या करते हैं? ईएमआई का काम कर रहे हैं, यानी कुछ फाइनेंस का काम कर रहा होगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस का। उसमें से 5 कस्टमर पैसा नहीं दिया, उस 5 कस्टमर से रिकवर करने के लिए पैसा कंपनी 10,000 खर्चा क्या की? लीगल एक्सपेंसेस पे, यानी कि नोटिस वगैरह भेजने के लिए खर्च की होगी। तो ये रेवेन्यू है, कैपिटल है? रेवेन्यू। सर ये कैपिटल होना चाहिए डियर रेवेन्यू होना चाहिए। रेवेन्यू है, जब तक लेंगे तब तक खर्च। रेवेन्यू होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर बिजनेस देखें तो ये काम क्या है? न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है ना, इसका काम ही है लोन देना। तो रोज का काम है कि कुछ कस्टमर पैसा नहीं देता होगा, उसके लिए क्या करता होगा? लीगल एक्सपेंसेस पे कर रहा है। तो ये क्या होना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए ना अलीसा। Yes, expenses incurred to recover installments due from customer do not increase the revenue generating capability in future. It is a normal recurring expense of the business. Thus, the legal expenses incurred in this case is revenue expenditure in nature. तो क्या है डियर? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि ये हमारे लिए रेकरिंग है, इससे कोई रेवेन्यू जनरेशन में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट।
Messrs. Ballav and Company of Delhi purchased a machinery from Messrs. Shah and Company of Ahmedabad. Messrs. Ballav and Company spent 40,000 for transportation of such machinery. The year ending is 31st December 2015. कैपिटल रेवेन्यू तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सर जानते ही हम लोग कि कोई भी मशीनरी Install- परचेज कर रहे थे उस पे इंस्टॉलेशन या फ्रेट का एक्सपेंसेस लगता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो क्या करते हैं हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट अगर चले जल्दी से देखे तो नेक्स्ट कुछ भी नहीं है डियर, ठीक है। इसमें कुछ टेस्ट योर नॉलेज सर ऑब्जेक्टिव मेरा क्वेश्चन डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। किसका रहेंगे, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर। नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, जो सुना है कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है डियर। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। और यहाँ तक आई होप हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट किए हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू में। फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। अगर अभी डाउट है तो अभी बता सकते हैं, अगर बाद में डाउट आएगा तो बाद में भी बता सकते हैं, लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट कीजिएगा। और वो डिफरेंसेस सब बच्चे लिखेंगे कि कैपिटल एक साइड रेवेन्यू, बेसिस भी लिख सकते हैं। बेसिस अगर नहीं भी लिखेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन कैपिटल और रेवेन्यू दो साइड लिखिएगा और उसमें पॉइंट वाइज डिस्टिंक्शन करके और मुझे पर्सनली भेजिएगा। जरूरी नहीं आज ही, कल भी भेज सकते हैं आप लोग। तो तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें। आज क्लास है मैथ का क्या? यस ओके, डेली होगा संडे छोड़ के, जब तक कि कोई मैसेज नहीं आता कैंसिलेशन का। तो आप लोग तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आई होप एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।